हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद दिव्या साहू। आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का शिक्षण के सिद्धांत टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने संप्रेषण टॉपिक को कंप्लीट किया था। तो फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर को पढ़ेंगे। तो शिक्षण के सिद्धांत का अर्थ एवं भूमिका। यहाँ से हमारे शिक्षण के सिद्धांत शुरू होते हैं। पहला करके सीखना सिद्धांत, दूसरा प्रेरणा का सिद्धांत, तीसरा रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत तथा विभाजन का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इन सभी सिद्धांतों को पढ़ेंगे। तो पहला सिद्धांत है हमारा क्रियाशीलता का सिद्धांत। देखिए फ्रेंड्स, शिक्षण में सिद्धांत बहुत आवश्यक है आपके शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए और ताकि वो बच्चों को अधिगम को प्रभावित कर सके और उनका अधिगम अच्छा कर सके। अब किन किन सिद्धांतों से आप अपने शिक्षण को बेहतर बना सकते हैं, क्या क्या आप अपने शिक्षण में लागू कर सकते हैं, आप शिक्षण किस प्रकार करें, वही है ये सिद्धांत कि आप क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू कर सकते हैं। यानी बच्चे को करके सीखना पर फोकस करेंगे। आप एक्टिविटी देंगे कि ये चीज़ करके दिखाओ। चलो, इसके अंतर्गत मतलब कोई भी पाठ आप पढ़ा रहे हैं उसमें एक एक्टिविटी कराना, तो इससे बच्चे आपके पाठ की तरफ, आपके शिक्षण की तरफ ध्यान देंगे और ध्यान से उसको सुनेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप थोड़ी देर में आप उनसे कुछ ना कुछ करवाएंगे। तो करके सीखने में बच्चे का ज्ञान जो है स्थायी रहता है। तो यही इसका लिखा है, करके सीखना सिद्धांत बाल मनोविज्ञान का आधारभूत सिद्धांत है। बच्चे बड़े एक्टिव होते हैं, उनको कुछ ना कुछ करना बहुत पसंद होता है, वो हमेशा खेलते रहते हैं। तो आप इस तरह से उनकी जो एक्टिव पावर है उसका भी प्रयोग कर पाएंगे और उनका ज्ञान स्थायी बना पाएंगे। और जब वो कुछ करके सीखेंगे तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे सीखने में। जैसे कि अब इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जब आपने साइकिल सीखा होगा, साइकिल चलाना, तो आपने पहले उसे खुद ही पकड़ा होगा, पैडल मारना भी सीखा होगा। कई बार आप चलाते समय उसे गिरे भी होंगे जिससे आपको चोट लगी होंगी, लेकिन फिर आपको धीरे धीरे साइकिल चलाना आ गया है और आज तक आप उस साइकिल को चलाना नहीं भूले। तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। फ्रोबेल भी ये कह रहे हैं कि बालक कार्य करके ही सीखते हैं, क्रिया द्वारा सीखना स्थायी होता है। तो यह कथन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब आप क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू करेंगे तो शिक्षण रुचिपूर्ण होगा और बच्चे उसमें जो है भाग लेंगे। जैसे कि अब आप पर्यावरण का कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, तो आप उनको पौधों से संबंधित कोई विषय बता रहे हैं, तो आप कह सकते हैं, तो आप प्रशिक्षुओं से तो आप बच्चों से कह सकते हैं कि आप उन्हें कोई बीज दें और उन्हें मिट्टी में डालें और आप उनको बता रहे हैं कि इस बीज को पेड़ बनने के लिए यानी उगने के लिए हवा, पानी, प्रकाश, मिट्टी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप ये सिद्ध कैसे करेंगे कि बच्चे को तो आपने बता दिया, लेकिन बच्चे को तो आप अगर करके सिखाएंगे कि ये बीज जो है तुम लगाओ और फिर उसको डेली देखो। घर पे भी, स्कूल में भी लगवा सकते हैं, बच्चों से आप करवा सकते हैं और डेली उन्हें उस पर पानी डालने के लिए कह सकते हैं। तो इससे बच्चे जो है थोड़ा पर्यावरण के प्रति भी जागरूक बनेंगे और उनको भी इंटरेस्ट आएगा, वो डेली स्कूल भी आएंगे इसलिए। और फिर धीरे धीरे वो देखेंगे, उनमें जो है एकाग्रता बढ़ेगी, जिससे सीखने में उनको लाभ मिलेगा। मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डाल्टन, ऐसी ही कुछ पद्धतियां हैं जो क्रियाशीलता पर जोर देती हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई बेसिक योजना, ये भी इसी पर जोर देती है, क्रियाशीलता पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 में करके सीखना को
मूल सिद्धांत के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है गतिविधि। मान लीजिए कि यहाँ पे गतिविधियाँ बताई गई हैं, तो जैसे कि कोई छात्र जो है अगर वो कक्षा का प्रमुख है यानी मॉनिटर है, तो आपको शिक्षक को क्या भाषण प्रतियोगिता का आयोजन का दायित्व सौंपा। मान लीजिए आप कक्षा के प्रतिनिधि छात्र हैं, आपको शिक्षक ने भाषण प्रतियोगिता का आयोजन सौंपा, तो आप इस आयोजन को पूरा करेंगे, कई कार्य करेंगे। इसके लिए प्रतिभागियों को आमंत्रण पत्र लिखेंगे, सभा तैयार करेंगे, निर्णायकों की व्यवस्था, खान पान, प्रतियोगिता का संचालन। जब आप स्वयं करेंगे तो आपको वो आयोजन करना आ गया। पहली बार में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर आपको अगर ऐसा ही दोबारा कोई बड़ा आयोजन करने को दिया जाए तो आप में आत्मविश्वास विकसित हो चुका है और आप उसके कार्यभार को लेने से पीछे नहीं हटेंगे। तो स्वयं करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और हम कार्य को करना स्वयं से सीख जाते हैं। उसमें क्या कठिनाइयाँ आएंगी हम उनके लिए भी तैयार रहते हैं। व्यवहार का परिमार्जन होता है, इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत शिक्षण में लागू करना बहुत आवश्यक है। प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत कि आप लगातार एक जो है आप पढ़ाते रहेंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें प्रेरणा की आवश्यकता होती है, आपको भी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। मोटिवेशन जब हमारा कमज़ोर होता है तो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जिससे जो है हमें फिर से वही एनर्जी मिलती है और हम फिर से अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो बच्चों के लिए भी प्रेरणा उतनी ही आवश्यक है। छोटे बच्चों को आप प्रेरणा स्वरूप, जैसे आपने कोई कार्य कराया, तो अब जैसे आपने टेस्ट लिया तो बच्चों को अब जिसके अच्छे नंबर आए हैं आपको उसकी प्रशंसा करनी है, आप उसके लिए क्लास में क्लैपिंग करवा सकते हैं। तो ये सब करेंगे तो बच्चे जो है खुश होंगे, अगली बार और मेहनत करेंगे। और जो नहीं कर पाए लेकिन उन्होंने कुछ हद तक मेहनत जो की है उसके लिए भी आप उनको शाबाशी देंगे और अधिक प्रयास करने के लिए कहेंगे। तो यह प्रशंसा, शाबाशी, जब आप बच्चों की प्रशंसा, जैसे कि आपको कभी छोटे में प्रशंसा अगर आप कोई अच्छा काम करते होंगे मिली होगी तो आपको प्रेरणा मिली होगी कि हाँ अब मैं ऐसा ही करूँगा और भी अच्छा बन के दिखाऊँगा। केली महोदय का विचार था कि शिक्षण में अभिप्रेरणा किसी न किसी रूप में अवश्य उपस्थित होनी चाहिए। अभिप्रेरणा पढ़ाई को और भी अच्छा बना देती है। अभिप्रेरणा दो तरीके से दी जा सकती है। आप शाब्दिक जो है मोटिवेशन दे सकते हैं और अशाब्दिक भी। शाब्दिक में आप अच्छा, शाबाश, उत्तम आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अशाब्दिक में आप पुरस्कार दे सकते हैं बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। और कभी कभी बच्चा नकारात्मक व्यवहार करता है तो नकारात्मक व्यवहार के लिए आप दंड भी दे सकते हैं, इससे बच्चा वो दोबारा व्यवहार दोहराएगा नहीं। रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत कि बच्चा उसी विषय को पढ़ता है जिसमें रुचि होती है। आप भी जैसे कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता होगा आप उसको बार बार पढ़ते होंगे, जो आपको नहीं पसंद होगा उसको बहुत ही मुश्किल से जब ज़रूरत होगी तभी पढ़ेंगे। आप उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, जिसको देखिए कि आप पे जैसे कि संस्कृत है, विज्ञान है, किसी किसी को जो है विज्ञान में इंटरेस्ट होता है तो वो विज्ञान अक्सर जब भी वो पढ़ने बैठेगा तो सबसे पहले विज्ञान की ही पुस्तक उठाएगा क्योंकि उसे वो पढ़ने में अच्छा लगता है। लेकिन जिसको नहीं पसंद है वो उस किताब को नहीं पढ़ेगा, सबसे पहले उसे जो पसंद है वो वही पढ़ेगा। अगर आपको पढ़ना पसंद है तो आप पढ़ेंगे। किसी को खेल विधि से पढ़ना पसंद है। अब बच्चों में क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें खेल विधि से पढ़ना पसंद होता है। अब आप कोई गेम के थ्रू बताएंगे तो वो ज़्यादा मन लगाएंगे। और अगर आप ऐसे लेक्चर पढ़ा रहे हैं तो क्योंकि छोटे बच्चों को लेक्चर से नहीं पढ़ाया जा सकता। स्पष्ट है, जिस कार्य में हमारा मन लगे। अगर बच्चे का मन लग ही नहीं रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे उनका व्याख्यात्मक ज्ञान में उनका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। जब आप उनको किसी पिक्चर के थ्रू या TLM के थ्रू, क्लास में एक्टिविटी करके, गेम के थ्रू इस तरह से पढ़ाएंगे तो ही वो आपके क्लास में रुकेंगे, शांति से आपके शिक्षण को देखेंगे कि आप क्या बता रहे हैं। यानी
उसमें हमारी रुचि है तो ही हमारा किसी चीज़ में मन लगेगा। रुचि के सिद्धांत का भी यही सार है। शिक्षण कार्य ऐसा हो सीखने वाला उसे तन्मय होकर सीखे, और वो तभी सीखेगा जब उसकी उस कार्य में रुचि होगी। तो शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह अपने शिक्षण को इस तरीके से कक्षा में प्रस्तुत करे कि कक्षा का अनुशासन भी बना रहे और अधिगमकर्ता जो कि बच्चे हैं वो सीखने के प्रति सक्रिय रहें। आप खुद सोचिए कि एक पाठ आपको चित्रों, मॉडलों और कहानियों की तरह बताया जाता है, दूसरा आपको लेक्चर के थ्रू बताया जा रहा है, तो आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगेगा? जो कहानियों के द्वारा और चित्रों, मॉडलों को दिखाकर बताया गया वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें आप रुचि लेंगे, ध्यान देंगे। तो यही रुचि का सिद्धांत कहता है। आपका तीसरा पॉइंट है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। जैसे कि अब आप क्लास में गए, आप हिंदी भाषा आपको क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि आप हिंदी के वाक्यों को सही तरह से समझ सके, शुद्ध लिखना सीख जाए और हिंदी को पढ़ सके, इसलिए सिखाई जाती है। तो हर जो है सब्जेक्ट का अपना एक उद्देश्य होता है। हम सबको यह ज्ञान ना हो कि हम यह एक साथ क्यों एकत्रित हुए। जैसे कि हम अभी डीएलएड की क्लास ले रहे हैं और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पढ़ा रहे हैं, तो हमें पता है कि हम डीएलएड के लिए ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर ये पता नहीं होगा कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ तो आप क्यों पढ़ेंगे? तो आपका उद्देश्य है डीएलएड में इस सब्जेक्ट में अच्छे अंक लाना, तो ही आप मेरी क्लास देखेंगे, अन्यथा नहीं देखेंगे। अगर आप डीएलएड में पढ़ते नहीं तो आप मेरी क्लास क्यों देखेंगे? तो बिना उद्देश्य के तो आप ये क्लास देखेंगे नहीं, जब तक आपका कोई उद्देश्य नहीं होगा। डीएलएड में आप नहीं है तो क्यों पढ़ेंगे इसे? या फिर आपको यूपी टेट या सीटेट देना हो तो आप पढ़ेंगे। जब भी हम शिक्षण करते हैं तो प्रत्येक पाठ का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, उसी दिशा में शिक्षण कार्य किया जाता है, तभी शिक्षण प्रभावी होता है। जैसे कविता को पढ़ाना, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप विषय वस्तु की योजना बनाएंगे, उसका प्रस्तुतिकरण करना होगा, अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रदर्शन करना होगा, तभी कविता शिक्षण का लक्ष्य पूरा होगा और संप्रेषण गुणवत्तापूर्ण माना जाएगा। अब अभी हमने जितने सिद्धांत पढ़े उनमें क्या याद रखने वाला था? करके सीखना जो सिद्धांत है क्रियाशीलता का मुख्य आधार है। प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, बेसिक शिक्षा आदि पद्धतियां क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण में प्रेरक तत्व शामिल करने को प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। अगर आपने प्रेरणा देने वाले तत्व शामिल किए तो उसे प्रेरणा का सिद्धांत कहते हैं। पाठ्यवस्तु में एकाग्रता रुचि के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ्यवस्तु में एकाग्रता तभी आएगी जब आप रुचि के सिद्धांत को अपने शिक्षण में लागू करेंगे। अब है नियोजन का सिद्धांत। नियोजन का सिद्धांत यानी आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसकी योजना बना लीजिए। बिना योजना के आप क्लास में जाएंगे तो आपको कहाँ से शुरू करना है, कितना ज्ञान बच्चों को देना है, क्या बताना है, कितना बताना है और कब उस लेसन को ख़त्म करना है, ये आपको नहीं पता होगा तो आपका शिक्षण जो है प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर उस सब्जेक्ट से जुड़ा अथाह ज्ञान है। आपको उस बच्चे को कितना देना है इसकी आपको योजना बनानी होगी। शिक्षण हो या कोई भी कार्य, उसका पूरा होना इस बात पर निर्भर करेगा कि योजना बनाकर किया गया है अथवा नहीं। अब चर्चा करें एक कमरा, जैसे कि एक कमरे में किताबें, कुर्सी, कपड़े, जूते इत्यादि यथास्थान नहीं रखे हैं और एक कमरे में सब कुछ बहुत अच्छे से रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है उस स्थान पर जहाँ पर सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से रखा हुआ है इसे ही योजना सिद्धांत कहते हैं और इस कमरे में ही आपको कार्य करने में मन लगेगा। तो जैसे कि आप कुछ ठीक से नहीं पढ़ा रहे, जैसे कि आज आपने कुछ पढ़ाया, थोड़ी देर बाद आप कुछ पढ़ाने लगे क्लास में, तो बच्चे जो है कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, पहले तो
अभी ये बता रहे थे, अभी ये बता रहे, आप बच्चे जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं और उन्हें क्या पढ़ना है। तो शिक्षण करते समय प्रत्येक शिक्षक को अपनी शिक्षण योजना बनानी चाहिए, उसे प्रस्तुतिकरण का क्रम ज्ञात हो ताकि सीखने वाला भ्रमित ना हो कि गुरुजी ने आज क्या पढ़ाया। वर्तमान शिक्षण कार्य में प्रत्येक प्रशिक्षु को पाठ योजना बनाने तथा उसके अभ्यास पर जोर देना चाहिए। मान लीजिए आपको संधि पढ़ानी है तो आप संधि की परिभाषा उदाहरण के बजाय अगर आप सीधा शब्दार्थ समझाने लगे तो उसी में सारा कालांश बीत जाएगा और आपका शिक्षण नियोजित नहीं कहा जाएगा। अब जैसे कि आपको पढ़ाना तो संधि है, लेकिन आप ना संधि बता रहे हैं, ना संधि की परिभाषा बता रहे हैं और सीधा शब्दों को लेकर आप उनका अर्थ ही बताने लगे, तो इस तरह से तो पूरा जो है क्लास निकल जाएगी और आप संधि बच्चों को नहीं समझा पाएंगे। लेकिन आप अगर योजना बना के जाएंगे तो आपको पता है कि मुझे 1 मिनट ये बताना है, 1 मिनट ये बताना है और उसके बाद बच्चों को ऐसे संधि समझानी है। योजना करनी, योजना से आपको क्या क्या फायदे होते हैं कि आपके श्रम की बचत होती है, समय की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है और शिक्षण का उद्देश्य पूरा होता है। चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत क्या है कि अब आपको जैसे कि आप अभी अगर किसी जैसे कि संधि है, संधि में आपको सभी संधियां पता है, व्यंजन संधि तक विसर्ग संधि सब कुछ पता है। लेकिन अगर आप क्लास जो है 3rd में या 5th में जा रहे हैं तो आप बच्चे को संधि का कितना टॉपिक बताएंगे या 6th में, वहाँ पर उसके कोर्स के लिए, उसके लिए, उस उम्र के लिए, क्लास के लिए जितना आवश्यक है आपको वही संधियाँ बतानी होंगी। कक्षा 5 के लिए, 6 के लिए सिर्फ 5 संधियाँ अगर इम्पॉर्टेंट है तो आप 5 ही बताएंगे, क्योंकि उसकी कक्षा में आपको वहीं से शुरुआत करनी है। अभी आपको उसके सामने संधि का पूरा चैप्टर जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा खोलकर नहीं रखना है। उसकी उम्र और उसकी क्लास के हिसाब से उसको उतना ही हमको देना है, भले ही हमको उसको पूरा आता है, पर बच्चे के लिए वो पूरा ज्ञान वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो आप ये चुनिए कि आपको कितना उसे देना है। तो चयन बहुत मस्ट हो जाता है शिक्षण में। मान लीजिए कक्षा सरल विषय से पहले कालांश में ढेर सारे चित्रों, क्लिपों और मॉड्यूलों के द्वारा पढ़ाई जा रही है। जो कठिन विषय हैं उनको आपको व्याख्यान विधि से पढ़ा दिया गया। अंतिम कालांश में पढ़ाया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आप खुद सोचिए। कि जैसे कि अब आपको ये भी चुनना होगा कि आपको क्या पढ़ाना है, और आप जब समय सारणी बनाएंगे तो आपको ये भी चुनना होगा कि कौन सा विषय हम पहले रखें और कौन सा विषय हम बाद में रखें। अक्सर कठिन विषय पहले रखे जाते हैं और सरल विषय बाद में रखे जाते हैं, क्योंकि अब अगर बच्चे जब सुबह से थक गए, सुबह एकदम एक्टिव होते हैं तो आप उनको कठिन विषय समझा सकते हैं, बाद में वो थक जाते हैं, लंच के बाद थोड़ा सा आलसी हो जाते हैं, तो उस समय आप अगर उनको कठिन विषय समझाएंगे तो वो उनको समझ नहीं आएगा। सरल विषयों को हम समझा सकते हैं। रायबर्ड के अनुसार शिक्षक के अच्छे चयन की योग्यता उसके शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, मतलब उसकी जो शिक्षण की सफलता है वो उसके अच्छे चयन की योग्यता पर निर्भर करती है। पुनरावृत्ति बिंदु, ज्ञान का स्वरूप अथाह सागर के समान है। जैसे कि आपको संधि का पूरा टॉपिक आता है, आपको हर एक संधि अच्छे से आती है, लेकिन आपको वहाँ पर बतानी कितनी संधियाँ हैं, सिर्फ 4 संधियाँ बतानी है। तो आप 4 संधियों में आपको कितना और कैसे बताना है, आपको इसकी योजना पहले से बनानी होगी, तभी तो आप बच्चों को वो बताएंगे। ऐसे तो आप क्लास में चले गए अपना, अगर आप पूरा DLED वाला अगर टॉपिक खोल के रख देते हैं तो बच्चा कहेगा ये सर क्या बता रहे हैं, क्योंकि उनकी शब्द क्षमता अभी तक उतनी विकसित नहीं होती है। आपको चयन करना होगा कि आपको उस क्लास के बच्चे को कितना ज्ञान देना है। उद्देश्यहीन शिक्षण भी कभी सफल नहीं होता। आप जैसे कि संधि पढ़ानी है तो संधि बच्चे जान जाए, ये इसलिए आप संधि पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले संधि को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी परिभाषा देंगे, क्या होती है संधि ये बताएंगे, और संधि हम क्यों कर रहे हैं,
शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना रहे हैं, तो ये सब आप बताएंगे तभी तो शिक्षण सफल होगा, वरना वो सोचेगा हम ये सीख क्यों रहे हैं। चयन उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनाना। आप चयन उद्देश्य के साथ साथ शिक्षण की योजना बनाए कि अब चयन करें कि आपको क्या और कितना कैसे पढ़ाना है, और तब योजना आप अपनी बनाए, यानी लेसन प्लान बनाएं। बोध प्रश्न यही है कि शिक्षण का उद्देश्यपूर्ण होना क्यों ज़रूरी है। तो आपने जैसे कि पढ़ा, उद्देश्यपूर्ण अगर शिक्षण नहीं होगा तो जो है आपका रुचि नहीं बनेगी शिक्षण में। चयन के सिद्धांत में नियोजन का क्या योगदान है। आप चयन करेंगे तो चयन करके जो चयन आपने किया उसका कहीं नोट डाउन करेंगे, वो योजनाबद्ध तरीके से। तो चयन और नियोजन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने चयन के सिद्धांत तक पढ़ा है। चयन के सिद्धांत तक आज हमने करके सिद्धांत, सीखना सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत और नियोजन का सिद्धांत तथा चयन का सिद्धांत तक कंप्लीट किया है। बाकी के सिद्धांत हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और थैंक यू।